हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और तो और कल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित मिक्स कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज जिस क्वेश्चंस की हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आज हम लोग मात्र 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 25 प्रश्नों को हम लोग बारीकी से देखेंगे और यह आपके लिए काफ़ी छोटा वीडियो होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर अंतिम तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में हमारे नए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो के अंतिम में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देती है अगले वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जैविक राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन की थी, यानी जैविक राज्य की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं जैविक राज्य की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन रेटजेल ने किया है। रेटजेल महोदय ने राज्य को जीवों के साथ तुलना किया है। रेटजेल महोदय ने राज्य को जीवों के साथ तुलना किया है, इसलिए इसे जैविक राज्य की संकल्पना कहते हैं। दूसरा सवाल आता है, क्षेत्र की एक रूपता का सिद्धांत दिया था। ध्यान दीजिए, क्षेत्र की एक रूपता का सिद्धांत दिया था ए.बी. जॉन्स महोदय ने। ये जो ए.बी. जॉन्स महोदय ने क्षेत्र की एक रूपता का सिद्धांत दिया था। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि क्षेत्र की एक रूपता सिद्धांत हमारा क्या है। कि क्षेत्र की एक रूपता का जो सिद्धांत है, ठीक है, क्षेत्र की एक रूपता का जो सिद्धांत है ए.बी. जॉन्स का। ए.बी. जॉन्स कहने का मतलब आपका क्या है? ए.बी. जॉन्स का मतलब हो गया कि स्टीफन बी जॉन्स, ठीक है, स्टीफन बी जॉन्स 1955 ईस्वी में इन्होंने क्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। और यह जो सिद्धांत था विटलसी का सिद्धांत, हार्टसॉन का सिद्धांत, ठीक है, और जीन गॉटमैन का सिद्धांत, इन तीनों के सिद्धांत का समावेश है ए.बी. जॉन्स के सिद्धांत में। यानी विटलसी का विचार, गॉटमैन का विचार और हार्टसॉन का विचार, तीनों का समावेश किसमें दे दिया है? ए.बी. जॉन्स ने अपने सिद्धांत में दिया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक इकाई मतलब राज्य का निर्माण सर्वप्रथम विचार से आता है, मतलब थॉट्स डेवलपमेंट होने से राज्य का विचार आता है। फिर उस विचार को हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। पहले हमारा क्या आता है? पहले हमारा आता है विचार। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहले हमारा क्या आता है? तो पहले हमारा आता है विचार, ठीक है। विचार के बाद हम क्या लेते हैं? उसका निर्णय लेते हैं। 2 पॉइंट हो गया। विचार के बाद हम क्या करते हैं? उसका निर्णय लेते हैं और फिर उसे गति प्रदान करते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। और गति का भी निश्चित क्षेत्र होता है। विचार जो है फैलता है, विचार आपका फैलता है और वो धीरे धीरे करके एक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ से एक भी बात और आप लोगों को समझ में आएंगी कि ए.बी. जॉन्स ने जो राज्य निर्माण की बात कही है वो क्या है? विचार है, निर्णय है और गति है। इन तीनों का परिणाम हमारा क्या है? राज्य की निर्माण है, जिसे उन्होंने एक रूपता का सिद्धांत के तौर पर कहा है। एक रूपता का सिद्धांत के तौर पर उसको इन्होंने स्पष्ट किया है, एक रूपता का सिद्धांत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है कि कार्यमूलक उपागम। कार्यमूलक उपागम किसने दिया है? तो कार्यमूलक उपागम हार्टसॉन महोदय ने दिया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है किताब से, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ओपन हिस्ट्री। तो ए.टी. महान का ये समुद्र शक्ति है, ए.टी. महान का, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया है और उसी इस किताब के माध्यम से द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ओपन हिस्ट्री। उसके बाद अगला आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यस्थ राज्य नहीं है? यहाँ पे बेलारूस, बेल्जियम, सूरीनाम, उरुग्वे। देखिए, मध्यस्थ राज्य आपका सूरीनाम नहीं है, जबकि बेलारूस, बेल्जियम, उरुग्वे जो है मध्यस्थ राज्य है। छठा क्वेश्चन है, उपांत क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? फ्रिंज एरिया थियरी एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं। तो ये फ्रिंज एरिया थियरी हम अर्बन ज्योग्राफी के व्यू से बोल दिए, जबकि वो मैंने गलत बताया, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उपांत क्षेत्र मतलब रिमलैंड थियरी, उपांत क्षेत्र का मतलब है आपका रिमलैंड थियरी। तो रिमलैंड थियरी दिया है स्पाइकमैन ने, ठीक है। अब सवाल यहाँ है कि रिमलैंड थियरी स्पाइकमैन ने अपने 1942 में उन्होंने दिया है, क्योंकि उनकी पुस्तक का प्रकाशन 1944 में आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो स्पेस शांति का भूगोल है 44 में आता है, लेकिन उनका जो सिद्धांत प्रतिपादित है उन 42 में है। उसके बाद आपका आता है 7वां क्वेश्चन, अध्यारोपित सीमा का एक
अनुपम उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। तो अध्यारोपित सीमा का अनुपम उदाहरण कौन सा है? तो आप देखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उत्तर दक्षिण कोरिया। उत्तर दक्षिण कोरिया जो है अध्यारोपित सीमांत का अध्यारोपित सीमा का उदाहरण। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अध्यारोपित सीमा क्या होता है। वे सीमाएं होती हैं जो परिवर्ती सीमाओं की तरह होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अध्यारोपित सीमा वे सीमाएं होती है जो परिवर्ती सीमाओं की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि भाषा, धर्म, संस्कृति को ध्यान में रखकर नहीं खींचा जाता है। भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर जो है नहीं खींचा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से पहले जो सीमा का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं हम लोग पूर्ववर्ती सीमा, जिसमें समाज, धार्मिक क्षेत्र, भाषीय क्षेत्र सब कुछ जो है जिसमें आपका अलास्का और कनाडा के बीच का जो सीमा है, या अलास्का और कनाडा के बीच का, तो वो आपका कहलाता है पूर्ववर्ती सीमा। अनुवर्ती सीमा जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो सीमा है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। अनुवर्ती सीमा है क्योंकि इसमें भाषा, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर खींचा जाता है। अध्यारोपित में भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर नहीं खींचा जाता है। और अवशिष्ट सीमाएं एक होती हैं जो समाप्त हो गई थी, भविष्य मतलब सीमाएं जो पहले अस्तित्व में थी लेकिन बाद में वो जो है समाप्त हो गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? अगला प्रश्न आता है कि स्पेंसर और थॉमस के अनुसार विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश हैं। कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में स्पेंसर ने बांटा है? टोटल थॉमसन और स्पेंसर ने 37 विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है। उसके बाद आपका आता है नवा क्वेश्चन, वह कथन जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो विश्व पर नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिए, विश्व द्वीप पर जो शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। ये हार्टलैंड थियरी है। हार्टलैंड थियरी में कहा है कि जो आपका विश्व द्वीप को शासन करेगा विश्व को नियंत्रित करेगा, पूरे विश्व को। यानी ऐसे समझिए कि जो हमारा हार्टलैंड पर शासन करेगा वो एशिया पर शासन करेगा, जो एशिया पर शासन करेगा विश्व के सभी द्वीपों पर शासन करेगा, जो सभी द्वीपों पर शासन करेगा वो विश्व पर शासन करेगा। हार्टलैंड थ्योरी हम लोग सभी जानते हैं कि 1902 में मैकिंडर ने ब्रिटेनिका पुस्तक लिखी। 1904 में इन्होंने पिविटी ऑफ हिस्ट्री का बात कही, और 1919 में इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी नामक पुस्तक में हार्टलैंड थियरी प्रतिपादन किया है। फिर इन्होंने मिडलैंड बेसिन के तौर पर 1943 में प्रतिपादित किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रकबे में सबसे बड़ी अमानवीय सीमा है? रकबे में सबसे बड़ी अमानवीय सीमा, ये तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अमानवीय है, सभी नेचुरली है, इसको मानव नहीं बनाने गया है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक बिंदु, सांस्कृतिक मंडल। तो सांस्कृतिक मंडल जो है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और सांस्कृतिक बिंदु जो है ये सबसे छोटा होता है। 11वां प्रश्न है द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड इन दी विनिंग ऑफ द पीस किसका है? नामक पेपर किसने पेश किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो है द राउंड ऑफ वर्ल्ड विनिंग ऑफ द पीस, ये आपकी है मैकिंडर की। मैकिंडर की पुस्तक है द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। 12वां प्रश्न है मैकिंडर ने किस प्रोजेक्शन पर हार्टलैंड को चित्रित किया था जिसे उत्तर में असीमित बर्फ दिखाई देता था? तो ये आपका मर्केटर प्रोजेक्शन पर इन्होंने दिया। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि मर्केटर प्रक्षेप पर इन्होंने दिया था हार्टलैंड का थियरी मैकिंडर ने। 13वां प्रश्न है कि कौन सा भूमि बंद देश नहीं है? भूमि बंद देश नहीं मतलब लैंडलॉक स्टेट जो है, इसमें लैंडलॉक कंट्री जो है कौन सा नहीं आता है? इथोपिया, जाम्बिया, गुयाना, युगांडा। तो गुयाना जो है आपका लैंडलॉक नहीं है, बाकी युगांडा, जाम्बिया, इथोपिया आपका जो है लैंडलॉक कंट्री है। 14वां प्रश्न है शक्ति संरचना, पर्यावरण, आर्थिक असमानता के बीच संबंध को कहा जाता है। जो शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच का जो संबंध है उसे हम लोग राजनीतिक पारिस्थितिकी कहते हैं, पॉलिटिकल इकोसिस्टम के नाम, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शक्ति संरचना, पर्यावरण, आर्थिक असमानता के बीच का संबंध हमारा है। 15वां है राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? वास स्थान, राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से यहाँ पर ध्यान देना है। तो वास स्थान का मतलब है वास स्थल, रहने योग्य स्थान। 16वां प्रश्न है हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है?
चार ऑप्शन, अप्रांतीय, केंद्र राज्य, धारा शक्ति, समुद्र शक्ति के बीच संबंध, राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारा स्थल भाग का है, तो धारा शक्ति और समुद्र शक्ति के बीच में संबंध। इसमें कहा गया है कि स्थल ही हमारा सर्वोपरि है, उसी के आधार पर हमारा चलेगा समुद्र की तुलना में। अब इसमें देखिए 17वां प्रश्न हमारा ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। हार्टलैंड थियरी मैकिंडर ने दिया, रिमलैंड थियरी स्पाइकमैन ने दिया, राज्यों का वर्गीकरण आपका अगर देखा जाए तो वान वाल्केनबर्ग का ही है, राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत ब्लास का नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था। वो था जेलन। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग जेलन ने किया है। उसका 19वां प्रश्न है, सांस्कृतिक स्थल अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन स्कूल है ये। भूगोल का बर्कले समुदाय, फ्रांसीसी, जर्मन और शिकागो। तो जो कार्ल सार्वर महोदय थे वो बर्कले समुदाय थे, और कार्ल सार्वर महोदय ने आपको प्रयोग किया था सांस्कृतिक हैरात का। अगला सवाल है, सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है। जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो क्या दर्शाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, वातावरण पर मानव का प्रभाव, प्रकृति की प्रमुखता, पारिस्थितिकी कारकों का प्रभाव, प्राणी जात और वनस्पति का आपसी संबंध। ये दर्शाता है आपका वातावरण पर मानव का प्रभाव। वातावरण पर मानव के प्रभाव को दर्शाता है सांस्कृतिक भूदृश्य। 21वां नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का वह हिस्सा जो अभी भी जनजातीय प्रदेशों का प्रभुत्व है। विश्व का वह हिस्सा जो अभी भी जनजातीय प्रदेशों का प्रभुत्व है, तो उप सहारा अफ्रीका का जो हिस्सा है, इस हिस्सा में अभी भी आपको जो है जनजातीय प्रदेशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में आपका पिग्मी से लेकर बुशमैन जैसे बड़े बड़े जो प्रजाति जनजाति हैं वो सभी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है इस अफ्रीका के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर अफ्रीका मध्य पूर्व में किस भाषा परिवार का प्रभुत्व है। उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व में किस भाषा परिवार का प्रभुत्व है। वहाँ पर आपको सेमेटिक और हेमेस्टिक भाषा परिवार दिखाई। इंडो यूरोपियन जो है ये वहाँ पर भी नहीं है, यूरेलिक भी नहीं है, और बाटू बुशमैन हॉटेंट भी नहीं है। ठीक है, ये जाति है आपका, जबकि ये सेमेटिक हेमेस्टिक जो है भाषा है। 23वां प्रश्न, चार प्रमुख वैश्विक धर्मों में से एक जिसने सबसे विविध भौगोलिक प्रसार का अनुभव किया है, उसको कहते हैं हम लोग क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन का जो है ये सबसे ज़्यादा विविध भौगोलिक प्रभुत्व देखने को इसको मिलता है। उसके बाद 24वां प्रश्न है, भाषीय प्रसार आमतौर पर परिणाम होता है। जैसे जैसे भाषा का प्रसार होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। उसका रिजल्ट प्रवर्सन और अधीन प्रदेश का निर्माण होता है। वहाँ पर धीरे धीरे प्रवासन होता है, प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है। 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि धर्म जो विस्तार होते हैं अपने संदेश को नए लोगों और क्षेत्रों में ले जाते हैं, कहा जाता है। जो धर्म विस्तार कर रहा है और नए लोगों तक, नए क्षेत्रों तक ले जाता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने 25 प्रश्नों का डिस्कशन किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं निरंतर भूगोल से संबंधित सभी गतिविधियों को लेकर आता हूँ।